हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल रैंकअप 360 में। और जैसा कि आप जानते हैं, रैंकअप आपके लिए लाया है इतिहास की एक नई सीरीज, जिसमें हम परीक्षा से जुड़े इतिहास के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4,500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में उदित हुई। ये एक आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आद ऐतिहासिक काल, यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आद ऐतिहासिक काल वह काल था जिसके लिखित साक्ष्य में प्राप्त हुए, किंतु आज तक हम उन लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, किंतु आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य सभ्यताएं, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, सभी सभ्यताएं जो थी वो किसी न किसी जल स्रोत के तट पर उदित हुई। जैसे कि मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के तट पर, और चीन की सभ्यता जो थी वो यांगटीज नदी के तट पर जो है विकसित हुई, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए सबसे मुख्य स्रोत जो था वो पानी था, और पानी की पूर्ति के लिए किसी जल स्रोत का सभ्यता के समीप होना बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भी सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसीलिए उसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा इसे सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें ज्यादातर कांस्य धातु के साक्ष्य मिले, जैसे कांस्य धातु की मूर्ति, कांस्य धातु का नृत्य करती हुई बालिका, कांस्य धातु की दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। इसे साक्ष्य मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरू हुई तो सबसे पहले मिलने वाला जो शहर था उसे हड़प्पा नाम दिया गया, इसीलिए उसके नाम से ही इसे हड़प्पन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में। उत्तर में यह मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा जिले से महाराष्ट्र के दैमाबाद जिले तक, और पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम के सुदका गेंडोर तक, यहाँ तक इसका विस्तार है। कभी कभी परीक्षा में इनकी तटीय मतलब ये कौन सी नदी के तट पर उदित हैं या कौन सी नदी के तट पर ये शहर बसे हुए थे उनके बारे में पूछ लेता है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर, दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर, और सुदका गेंडोर बलूचिस्तान में दाशक नदी के तट पर। ये सभ्यता एक त्रिभुज के आकार में थी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखती थी, और इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सभ्यता की कुछ मुख्य विशेषताएं, जैसे नगरीय सभ्यता, ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ का जो नगर का प्लानिंग था, यानी कि टाउन प्लानिंग जो था वो इतना ज्यादा मॉडर्न था, जो हम आज के समय में जिसको मतलब एक आइडियल माना जाता है किसी भी टाउन के लिए। तो आइडियल इस तरीके से था कि यहाँ की जो रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, यानी कि समकोण पर काटती थी, और जो घर थे वो इस तरीके से सुव्यवस्थित थे कि उनके दरवाजे सीधा किस पे खुलते थे, सड़कों पर खुलते थे, नालियां बिल्कुल ढकी हुई थी। तो इस तरीके का जो था नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पर सुनियोजित व्यवस्था थी। यहाँ पर लिपि भी इस्तेमाल होती थी, यहाँ से लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि लोग जो थे अपने मैसेजेस को या अपने विचारों को प्रकट करते थे किसके थ्रू, चित्र के थ्रू, चित्र बनाते थे और उसके थ्रू अपनी बातों को प्रकट करते थे। समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि स्त्री प्रधान समाज था, स्त्रियों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। पवित्र पशु यहाँ पर कुबड़ वाला बैल जो है उसको माना जाता था, और यहाँ से व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। व्यापार यहाँ का इतना विस्तृत था कि मिस्र तक इसके साक्ष्य मिले हैं, व्यापार के साक्ष्य हमें मिस्र तक मिले हैं। और व्यापार जो होता था या तो वस्तु विनिमय से होता था या फिर मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था, और वो मोहरें बनी होती थी सिएटाइट यानी सेल खड़ी की मोहरा का इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ मुख्य स्थलों की ओर, जिसमें सबसे पहले आता है हड़प्पा।
हड़प्पा की खोज सबसे पहले माफ कीजिए दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल उस समय के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे और ये हड़प्पा जो है वो आज के समय में मोंटगोमरी जिले पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि यहाँ से हमको अन्न भंडार की प्राप्ति हुई है, यानी कि उस समय में भी अन्न को रिजर्व करने के लिए अन्न भंडार रखे जाते थे। इसके अलावा कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। व्यापार को बढ़ाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से इक्का गाड़ी या ब्लक कार्ट की भी साक्ष्य जो है वो मिले हैं। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये आज के लरकाना जिले के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ज्यादातर पूछी जाती हैं कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागृह कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसी की नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल जो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, ये कौन से स्थल से प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और दाढ़ी वाला पुजारी यानी बियर्डेड प्रिस्ट जो है वो आपको कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है। और सबसे विशाल शहर, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा शहर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा था, वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है लोथल। लोथल को हम मिनी मोहनजोदड़ो या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा विकसित शहरों में से था, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित शहरों में से एक था। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी और ये आज के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये भोगवा नदी के तट पर विकसित है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं ये हैं कि यहाँ से हमें गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य जो है वो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि व्यापार जो था वो पानी के थ्रू किया जाता था, यानी कि जल जो संसाधन थे जल परिवहन के थ्रू किया जाता था। 3 युग्मित समाधि यानी कि 3 पेयर्ड ब्यूरियल्स, यानी कि 3 लोगों को 3 पेयर को एक साथ जो है समाधि दी जाती थी, इस तरीके के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। हाथी के दांत के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिका यानी कि अग्नि के कुंड के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के जहाज के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें डॉकयार्ड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंदरगाह जो है वो कौन से स्थल से खोजा गया था, तो लोथल से खोजा गया था, याद रखना है। मिनी मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, लोथल को कहते हैं। लोथल से लोथल से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। चनहुदड़ो एक ऐसी स्थल था, चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जो दुर्ग रहित था। बाकी सारे जो स्थल थे वो उनमें दुर्ग थे, किंतु चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल था जिसमें दुर्ग नहीं था। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। ये आज के पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में स्थित है और इस सिंधु नदी के तट पर ये बसा हुआ था। इसकी मुख्य विशेषताएं थी कि यहाँ से हमको बीड फैक्ट्री यानी कि मनका बनाने का कारखाना, जो आर्टिफिशियल मोती होते हैं उनको बनाने का कारखाना जो है वो यहाँ से हमको मिला था। सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि लिपस्टिक और मेकअप यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इससे पता चलता है कि स्त्रियां जो थी वो कितनी ज्यादा मॉडर्न थी, कितनी ज्यादा अपने समय से मतलब आगे थी, कितना ज्यादा डेवलप जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। इसकी खोज जो है 1953 में अमलदास घोष ने की थी और 1960 में बीबी लाल ने। ये आज के हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर बसा था। इसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि कुंड मिला है और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और ऊंट की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें आपके जुते हुए खेत जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे।
हरियाणा की कुछ मुख्य स्थल जो थे वो थे बनावली और राखीगढ़ी। बनावली 1973 में आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ये सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था और यहाँ से हमें मिट्टी के हल की जो है साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है खेती का कार्य भी जानते थे, यानी कि हल बनाना भी जानते थे। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्थल, यानी कि अगर हम सिर्फ भारत क्षेत्र की बात करें, क्योंकि अगर सबसे बड़े सिंधु घाटी के सबसे बड़े शहर की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा था, वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। लेकिन ये आज के पाकिस्तान में बसा हुआ है। अगर हम खाली इंडिया की बात करें, खाली भारत की बात करें, तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है, मतलब अभी भी। यहाँ से हमें ताम्र उपकरण यानी कि कॉपर्स के टूल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जैसे रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, रंगपुर गुजरात में भादर नदी के तट पर, सुरकोटदा गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर, और धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। रोपड़ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर से हमें धान की भूसी, और सुरकोटदा से हमें कलश शवाधान यानी कि पॉट ब्यूरियल, जिसमें मतलब कलश में अस्थि पंजर रखे जाते थे या हड्डियां रखी जाती थी। इस तरीके से लोगों को जमीन में दफनाया जाता था उस समय, कलश में भर के फिर उनको जमीन में प्रवाह किया जाता था, ताकि जमीन में दबाया जाता था, ताकि नदियों को क्योंकि नदियों को वो पूछते थे, तो नदियों को खराब ना किया जा सके। धौलावीरा जो है वो अपने जल प्रबंधन के लिए जो है बहुत ज्यादा मशहूर था। जल प्रबंधन, वाटर रिजर्वेयर। एक रिवाइज कर लेते हैं। खोज और उत्खननकर्ता: 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। 1931 में एमजी मजुमदार ने चन्हुदड़ो की। 1953 में अमलदास घोष ने कालीबंगा की। 1954 में एसआर राव ने रंगपुर की। 1957 में एसआर राव ने लोथल की, और 1973 में आर एस बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। एक बार फिर से सीमा का विस्तार देख लेते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर दैमाबाद, जो परवरा नदी है, उसके पास हमने देखा था। पश्चिम में हमने देखा था मकरान तट। ये वाला जो तट है, इसको मकरान तट बोला जाता है। ये तट जो है मकरान तट कहलाता है। और यहाँ पर हमने देखा था कि सुतका गिंडोर जो था, उससे मतलब पश्चिम में सुतका गिंडोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा। अब कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका पतन जो हुआ था, इसका जो समाप्ति हुई थी, वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई थी। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है। तो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इसका जो पतन हुआ था या इसका जो अंत हुआ था, वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। तो आज इस टॉपिक को हम इधर ही समाप्त करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। आप इस वीडियो को देखें और अपना रिवीजन करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके अपने आंसर्स जो हैं जरूर लिखें, जो क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच।